आज का टॉपिक डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियोज। ये पूरे वेक्टर एंड 3D जो ज्योमेट्री हम लोग पढ़ेंगे, हर जगह इस वर्ड का यूज होगा और वेक्टर में तो जरूरत पड़ती ही पड़ती है। क्यों इसकी जरूरत पड़ती है, इसका नाम क्यों रखा गया है, ध्यान से देखेंगे हम लोग। डायरेक्शन कोसाइन किसे कहते हैं? हमारे पास यहाँ पे एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस एंड डायरेक्शन, जैसे कि ये पी एक पॉइंट होता था, लेकिन जैसे ही इसको ओरिजिन के साथ कनेक्ट करते हैं तो ये पोजीशन वेक्टर बन जाता है, इसमें डायरेक्शन आ जाता है। नहीं तो पी सिर्फ एक कोऑर्डिनेट रहता है, लेकिन जैसे मैं ओरिजिन के साथ कनेक्ट किया तो इट विल बिकम व्हाट, पोजीशन वेक्टर हो गया। और इसका नाम मैं क्या रखने वाला हूं बताओ? आर वेक्टर। इसका नाम मैं आर वेक्टर रखूंगा, ठीक है। तो देखो, अब ये आर वेक्टर एक्स के साथ एंगल बना रहा है अल्फा, वाई के साथ बना रहा है बीटा, और इसके साथ बना रहा है क्या, गामा हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अल्फा बीटा और गामा हो गया, ठीक है। तो ये जो अल्फा बीटा गामा हो गया, इसी को हम लोग कहते हैं डायरेक्शन। ये जो देख रहे हो ना, ये कहलाता है डायरेक्शन। क्या कहलाएगा बताओ? अल्फा बीटा गामा, ये हमारा क्या कहलाएगा बताओ? डायरेक्शन कहलाएगा। और इसके पहले कॉस जैसे लगा दोगे तो इसी को कहते हैं डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है। अगर साइन रहता तो डायरेक्शन साइन होता है, लेकिन इसमें जो आपको टर्म पढ़ना सिर्फ डायरेक्शन कोसाइन के बारे में पढ़ना है। शैल भी क्या पढ़ना है? डायरेक्शन कोसाइन के बारे में, ठीक है। और इसी का एक प्यारा सा नाम एल, इसको एम, और ये वाला एन कहलाता है। तो एल इक्वल टू कॉस अल्फा, एम इक्वल टू कॉस बीटा, और एन इक्वल टू कॉस गामा, ठीक है। ये हमारा डायरेक्शन कोसाइन कहलाएगा। समझ में? डायरेक्शन कोसाइन इसी को हम लोग कहते हैं। ये देखो, ये जो वर्ड देख रहे हो, यही हमारा डायरेक्शन कोसाइन कहता है, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है। ये डायरेक्शन कोसाइन का डेफिनेशन हो गया। ये देखो, तो इसमें क्या है कि अल्फा बीटा गामा एंगल मेड बिटवीन एक्स वाई एंड जेड एक्सिस विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, ओपी। तो ओपी लाइन एक्स के साथ भी बना रहा है, वाई के साथ भी बना रहा है और जेड के साथ भी बना रहा है। और उस एंगल के साथ अगर कॉस लगता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं, ठीक है। ये डायरेक्शन कोसाइन कहलाता है। अब देखो, यहीं पर एक वर्ड और आता है जिसको हम लोग कहते हैं डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो तो ध्यान से देखिएगा, ये डायरेक्शन रेशियोज क्या है? लेट एल एम एन आर डायरेक्शन कोसाइन। ये जो देख रहे हो ना, एल एम एन डायरेक्शन कोसाइन है, एंड ए बी सी आर नंबर, ठीक है, सच दैट ये सब नंबर है, और ऐसा नंबर है कि एल बाई ए एम बाई बी इक्वल टू एन बाई सी इक्वल टू लेमडा कर सकते हो। ये सारे ऐसे नंबर हैं, अगर सारे डायरेक्शन रेशियोज को, डायरेक्शन कोसाइन को उस नंबर से अगर डिवाइड करोगे तो उनका जो रेशियो आएगा वो सबका क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। एक सेम या कोई भी कांस्टेंट एक आ गया, दैट इज अ लेमडा आप कह सकते हो, या सेम आपका यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे कि एग्जांपल में दे रहा हूं, ध्यान से देखो, एग्जांपल देखना। लेट एल इक्वल टू 2/3, एम इक्वल टू -2/3,
और n इक्वल टू 1/3। ये सब क्या है बताओ? डायरेक्शन कोसाइन है। ये सब के सब डायरेक्शन कोसाइन है। अब इनको डिवाइड करो और इस तरह से आपको डिवाइड करना है कि डिवाइड करने के बाद जो रेशियो आएगा वो क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। इसको हमने 2 से डिवाइड कर दिया, 2/3 को 2 से डिवाइड किया। मान लो एक नंबर ले लिया, कोई भी नंबर ले सकते हो, तो 1/3 हो गया। अच्छा बताओ, -2/3 को ऐसा क्या से डिवाइड करे कि 1/3 आ जाए? -2 से। तो कट करके ये भी कितना आ जाएगा? 1/3। अच्छा 1/3 को किससे डिवाइड कर दे? 1 से। तो कितना आ जाएगा? 1/3। तो बताओ ये जो नंबर आ गया इसको हम लोग क्या कहेंगे बताओ? A, और ये वाला जो कहलाएगा B, और इसे जो हम लोग कहेंगे इट विल कम C। ये हमारा C हो जाएगा। तो A है, B है और C है। यही हमारा क्या है बताओ? डायरेक्शन रेशियोज। अब मन में आ रहा होगा सर कोई जरूरी है कि हम 2 से करें? हम चाहे अगर 4 से करें, अगर यहाँ 4 होता तो कितना होता पता है? 1/6। तो यहाँ क्या करना पड़ता? -4। और यहाँ क्या करना पड़ता? 2। तो वहां पे डायरेक्शन रेशियोज कोई दूसरे नंबर हो जाते। तो डायरेक्शन रेशियोज कुछ भी हो सकता है, लेकिन सिर्फ डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा आपका वो हमेशा क्या होना चाहिए बताओ? कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, कांस्टेंट होना चाहिए। तो यही हमारा डायरेक्शन रेशियोज कहलाया। यहाँ पे जो डायरेक्शन रेशियोज है तो A इक्वल टू 2, B इक्वल टू -2 और C इक्वल टू 1 हो गया। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा कि डायरेक्शन कोसाइन क्या कहलाता है, डायरेक्शन रेशियोज क्या कहलाता है। ठीक है, चलो इतना पहले कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं फिर से इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, सुन लो ध्यान से। इसमें क्या है कि लेट एम एन आर आर डायरेक्शन कोसाइन ए बी सी आर नंबर। जैसे कि डायरेक्शन कोसाइन तो आपको क्लियर हो गया है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस होना चाहिए, ओपी एक वेक्टर होना चाहिए, और एक्स के साथ अल्फा बना रहा है, वाई के साथ बीटा और जेड के साथ गामा, और उसके बगल में कॉस लग जाए। तो जब कॉस लग गया, अल्फा बीटा गामा डायरेक्शन कहलाता है क्योंकि एंगल एक डायरेक्शन ही है, और उसके पहले कॉस लग गया तो डायरेक्शन कोसाइन हो गया। अब मान लो डायरेक्शन रेशियोज क्या है कि अगर डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ है, LMN दिया हुआ है, और ए बी सी को एक नंबर होता है, कोई कांस्टेंट होता है, और इस तरह से उसको डिवाइड करना है। पहले डायरेक्शन कोसाइन L को A से डिवाइड करेंगे, M को B से करेंगे, N को C से किया, तो डिवाइड करने के बाद क्या आना चाहिए बताओ? कोई कांस्टेंट आना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे ये सब डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ है, अब मान लो कि 2/3 को कोई भी एक नंबर ले लो, सपोज 2 से हमने डिवाइड किया, तो क्या कांस्टेंट आ रहा है जी? 1/3। अब दूसरा वाला इसके रिस्पेक्ट में हम लोग चलेंगे कि -2/3 को ऐसा किससे डिवाइड करें कि इसका भी आंसर कितना आ रहा है? 1/3 आना चाहिए। तो हमने -2 से डिवाइड कर दिया। उसी तरह तीसरे वालों को भी कौन से नंबर से मैं डिवाइड करूं कि इसका आंसर भी कितना आना चाहिए बताओ? 1/3 होना चाहिए। ठीक है, यही हमारे पास है, ये देख लो। तो अब क्या करेंगे? ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, और हमारे पास कितना वैल्यू बताओ? सी का वैल्यू है। तीनों वैल्यू हमारे पास यहाँ पे दिख रहा है, देखते जाइएगा। ए का है, बी का है, और कितना हो गया बताओ? सी का दिख रहा है। क्लियर है सबको? ठीक है, ऑलराइट। तो हमारे पास ए का है, बी का है, और कितना हो गया? सी का है। तो डायरेक्शन कोसाइन यही हो गया। अब थोड़ा ये प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ लेते हैं। प्रॉपर्टीज बहुत जरूरी है, थोड़ा ध्यान से देख लो। पहला लिखिएगा L mod R M और N mod R। ठीक है, R प्रोजेक्शन ऑफ, R प्रोजेक्शन ऑफ R वेक्टर ऑन OX OY OZ। ठीक है, ये प्रोजेक्शन है। दूसरा x इक्वल टू L mod R, y इक्वल टू M mod R, और z इक्वल टू N mod R होता है। ये हाँ बता दे रहे, सब पढ़ा देते हैं। पहले इसको लिख लो। प्रोजेक्शन का मीनिंग भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, एक एक चीज एक्सप्लेन कर दूंगा आपको मैं। पहले लिखते चले जाइए आप सब।
आर इक्वल टू मॉड आर एल आई कैप एम जे कैप और एन के कैप। ठीक है, एन के कैप ये होता है। क्लियर। और 4 नंबर एक और हम लोग देखेंगे, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज हो गया। 4 प्रॉपर्टी आप यहां लिखोगे, ये सब, ये प्रॉपर्टी ऑफ डीसी लिख दीजिएगा, डायरेक्शन कोसाइन का है। और यहां लिख लो प्रॉपर्टीज ऑफ डी आर, डायरेक्शन रेशियोज का देखेंगे हम लोग। पहला जो देखेंगे, एल इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एम इक्वल टू प्लस माइनस बी बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो गया। ठीक है, और एन इक्वल टू प्लस माइनस सी बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, यही है प्रॉपर्टी ऑफ डी आर, डायरेक्शन रेशियोज। एल इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एम इक्वल टू प्लस माइनस बी बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और एन इक्वल टू प्लस माइनस सी बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, यही है प्रॉपर्टी ऑफ, कितना दिया हुआ है बताओ, डी आर दिया हुआ है, डायरेक्शन रेशियोज दिया हुआ है। ये ध्यान से देखेंगे। इफ a x1 y1 z1 एंड b जो दिया हुआ है x2 y2 z2, तो dr ऑफ ab जो होगा वो x2 माइनस x1। ठीक है, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ जो हम लोग यहाँ पे ए भी निकालेंगे, x2 माइनस x1, ये हो गया y2 माइनस y1, और हो गया z2 माइनस z1। ठीक है, यही देखिए z2 माइनस z1 हो गया। अब इसका एक एक प्रॉपर्टी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये आ कैसे रहा है। यहाँ देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ डायरेक्शन कोसाइन क्या हो गया। मैं एक सिंपल लैंग्वेज में आपको यहाँ पे पहला वाला आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ प्रूफ करके, पहला और दूसरा दोनों एक साथ हो जाएगा आपका। मान लो कि हमारा एक्स एक्सिस है, या दो ही एक्सिस अभी लेके चलते हैं, तीसरा को हम लोग ऐसे जनरलाइज कर देंगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अगर दो एक्सिस ले रहे हैं तो पॉइंट भी हमारा कितना होगा बताओ, दो ही ले रहा हूं मैं, यहाँ से एक परपेंडिकुलर गिराऊं। ठीक है, तो ये वाला कितना होगा कशिश बताओ, यहाँ से यहाँ तक ये ओ एम कितना होगा, एक्स होगा, ये वाला कितना होगा, वाई होगा, इसको ज्वाइन कर लो। तो ओपी एक वेक्टर है, और ओपी जब एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाता है तो क्या नाम देते हैं, अल्फा। बोलो क्या देते हैं, अल्फा। जब भी एक्स के साथ एंगल बनेगा तो वह क्या कहलाएगा बताओ, अल्फा कहलाएगा। और वाई के साथ बनेगा तो बीटा, जेड के साथ बनेगा तो गामा हो गया। ठीक है, गामा बनेगा। तो मान लो इस इन ट्रायंगल में आप ले सकते हो, इन ट्रायंगल OPM, क्या हम लोग को करना है, कॉस अल्फा। तो बेस बाई क्या होता है, हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस का काम कौन कर रहा है, इसका मॉड आर लिख सकते हैं, क्योंकि हमको लेंथ लेना है। ओपी एक वेक्टर है, आर वेक्टर हुआ। शिवम क्लियर हो रहा है, ओपी क्या है, आर वेक्टर है, लेकिन मुझे उसका क्या लेना है, लेंथ लेना है। तो उसका मैं क्या कर लूंगा, मॉड ले लूंगा। तो एक्स बाई हमने क्या कर लिया बताओ, मॉड आर कर लिया। इसका रखा मैंने एल, और एक्स बाई कितना लिखा, मॉड आर। इसको इधर डिवाइड कर दो, तो एल इक्वल टू मॉड आर इक्वल टू कितना हो गया, एक्स। ये दूसरा पार्ट प्रूफ है कि नहीं, एक्स इक्वल टू क्या था, एल मॉड आर। तो ये हमने सिर्फ एक्स वाला पार्ट लेकर के चला था। उसी तरह क्या करेंगे, जब
गामा लेंगे तो किसके रिस्पेक्ट में बनेगा, वाई एक्सिस के साथ। तो सिमिलरली करके आप लिख सकते हो यहां पर, यहां देखो सिमिलरली, ठीक है। सिमिलरली स्पेलिंग अपना देख लीजिएगा, एल मॉड, एल तो हो गया था, एम मॉड आर, और जेड इक्वल टू मैं कितना लिखूंगा यहाँ पर, एन मॉड आर रखूंगा मैं, ठीक है। तो y इक्वल टू एम मॉड आर, जेड इक्वल टू एन मॉड आर हो गया आपका, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। तो ये मैंने दूसरा पार्ट प्रूव किया। अब बोला कि प्रोजेक्शन क्या होता है, प्रोजेक्शन का मीनिंग क्या होता है, ये थोड़ा ध्यान से देखना। ये कह रहा है कि आर द प्रोजेक्शन ऑफ आर वेक्टर ऑन ओ एक्स ओ वाई और ओ जेड। तो प्रोजेक्शन बोल रहा है आर का, आर का क्या बोल रहा है बताओ, प्रोजेक्शन बोल रहा है। तो प्रोजेक्शन का मतलब समझ सकते हो पार्ट, पार्ट, या कर सकते हो इसका मतलब ब्रांच हो गया। क्या बोलेंगे बताओ, पार्ट कह सकते हो, प्रोजेक्शन को हाईलाइट करके वहां पे लिख दो, या तो इसका ब्रांच हो गया, या फिर इसको क्या कह सकते हैं, पार्ट कह सकते हो, ठीक है। अब जैसे कि एग्जांपल में दे रहा हूँ कि सपोज ये स्कूल आपका जीजीपीएस हो गया, ठीक है, ये वाला स्कूल, ठीक है। ये मान लो कि एग्जांपल दिया जीजीपीएस हो गया। क्या जीजीपीएस बोकारो में एक ही स्कूल है, नहीं है, दो दो तीन तीन है यहाँ पर अभी, ठीक है। तो मान लो कि ये वाला रोड 400, ये सेक्टर 5 है, ये वाला मान लो क्या हो गया, ये 400 हो गया, ठीक है, इस तरह से करके। तो मैं क्या कहूंगा, और मेन ब्रांच कौन हो गया, ये वाला, ये समझे, ये सॉरी मेन ब्रांच ये सेक्टर 5 हो गया, ठीक है। ये 400 हो गया, ये मान लो धनबाद वाला हो जाएगा, एक्स वाला, ऐसे करके बता दिया मैंने। तो बताओ एक्स मतलब जो भी चेंजिंग होता है मेन ब्रांच में, जनरली अगर कोई डिसीजन लिया जाता है मेन ब्रांच में, तो कहीं ना कहीं इसका रिफ्लेक्शन कहाँ कहाँ दिखता है, सारे ब्रांचेस में दिखते होंगे, हाँ सारे पार्ट में दिखता होगा आपका, बात समझ में आ रहा है ना। तो कह सकते वो कैसे पता चलेगा, तो यहाँ देख लो एक्स किसके टर्म में लिखा हुआ है बताओ तो, आर के टर्म में लिखा हुआ है कि नहीं। तो इसका मतलब आर का कुछ पार्ट किधर है, एक्स एक्सिस की तरफ भी है, बात समझ में आ रहा है। उसी तरह आर का कुछ पार्ट किधर है बताओ, वाई एक्सिस की तरफ भी है, और आर का कुछ पार्ट किधर है बताओ, जेड है। मतलब आर एक्स के टर्म में भी लिखा गया है, आर वाई के टर्म में भी लिखा हुआ है, और आर जेड के टर्म में भी लिखा हुआ है। मतलब आर एक्स में भी है, आर वाई में भी है, और आर जेड में भी है। तो मतलब मेन ब्रांच जीजीपीएस का चास में भी जाता है, उधर धनबाद में भी हो गया, डाल्टनगंज में भी हो गया। तो जहां जहां उसके ब्रांचेस है वहां वहां पे जा रहा है ये चीज। समझ पा रही मेरी बात है, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। तो प्रोजेक्शन का मतलब पार्ट, ये जितने भी है ये क्या है बताओ, ये पार्ट किसका है बताओ, आर वेक्टर का। किस डायरेक्शन में, ये किस डायरेक्शन में पार्ट है इसका, एक्स एक्सिस की तरफ। ये वाला पार्ट किधर है, वाई एक्सिस की तरफ। ये वाला पार्ट किधर है, जेड एक्सिस की तरफ। बात समझ में आ रहा है। इसका मतलब एक्स एक्सिस में जो भी पार्ट है आर का पार्ट है, मतलब आर, मतलब एक्स जब लिखा गया तो किसके टर्म में लिखा गया है, आर के टर्म में। वाई भी लिखा गया किसके टर्म में लिखा गया है, आर के टर्म में। जेड भी लिखा गया है तो आर के टर्म में लिखा गया है। बात समझ में आ रही है। तो इसी को प्रोजेक्शन कहते हैं। क्लियर है। आगे भी जब मैं डॉट प्रोडक्ट पढ़ाऊंगा तो वहां भी इसका ज्योमेट्रिक का सिग्निफिकेंस आपको बताऊंगा कि प्रोजेक्शन एग्जैक्टली में क्या होता है। ठीक है, रिशु समझ रही हो। ठीक है। अच्छा तीसरा पार्ट, पहले ये लिख लो, थोड़ा सा इसको लिख लो, फिर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इसका एक पार्ट हम लोग और भी प्रूफ करते हैं। देखो यहाँ पे देख लीजिए, उसी तरह से एक पार्ट मैं और बता देता हूँ। ये 3 वाला क्वेश्चन, अभी जस्ट इतना तो पता चल गया ना, x इक्वल टू एल मॉड आर, वाई इक्वल टू एम मॉड आर, और z इक्वल टू कितना लिखूंगा, एन मॉड आर। समझ में आ रही मेरी बात। ठीक है, यहाँ देखते जाओ, तो लाइट ऑन कर लो पीछे का। तो x का वैल्यू है, y का वैल्यू है, और साथ साथ क्या दिख रहा है बताओ, z का वैल्यू भी दिख रहा है ना। अभी किसी भी वेक्टर को, आर वेक्टर को मैंने क्या बताया था, एक्स आई प्लस वाई जे और प्लस जेड के, क्योंकि कोई जनरल पॉइंट होता है तो एक्स वाई जेड होता है, और वेक्टर के फॉर्म में रखोगे तो आई जे के लगाना होगा और आर वेक्टर लिखना होगा। नाउ अब क्या कर लो, आर वेक्टर रखो, एक्स की जगह बताओ एल मॉड आर आई कैप,
y की जगह m mod r j और n हो गया mod r k कैप हो गया आपका। तो r तो रहने दो, यहाँ पे कुछ कॉमन निकलेगा, mod r li और mj और प्लस कितना हो गया n k कैप, यही हो गया आपका। बात समझ में? जो हमें प्रूव करना था ये वाला है, ठीक है। कहीं कहीं क्या कर दिया जाता है, ये तो रखा ही जाता है। अच्छा बताओ, इसको डिवाइड भी हम लोग कर सकते हैं कि नहीं बताओ? ऐसे भी रख सकते हैं हम लोग डिवाइड करके, हो जाएगा डिवाइड करके। इसका एक नाम दे सकते हैं, कोई बताएगा यहाँ पे? आर कैप, इसको आर कैप भी कहते हैं। एल आई प्लस एम जे और प्लस एन के। तो आर कैप को, यूनिट वेक्टर को, किसी भी वेक्टर को उसके डायरेक्शन कोसाइन के टर्म में भी लिखा जा सकता है। समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो अब यहां से क्या क्लियर हो गया बताओ? कि ना हो, नोट करके लिख लो कि अगर कोई आर वेक्टर दिया हुआ है तो दो तरीके से लिखा जा सकता है। आर वेक्टर और उसका क्या लिखते हैं हम लोग? मैग्नीट्यूड। और दूसरा तरीका क्या है, उसका डायरेक्शन कोसाइन रहा तो भी हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन कुछ भी दे सकता है। अब आर कैप निकालने का दो फॉर्मूला हो गया आपके पास, एक तो डायरेक्शन कोसाइन के टर्म में भी और एक इस तरह का भी। ठीक है, चलो इसको लिख लो फास्ट, 2 मिनट। अच्छा देखो, जब ये हो गया तो लास्ट वाला पार्ट भी हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। तो देखो वो चीजें कैसे निकलेगा। यहाँ देखो, ये 4 नंबर अगर ध्यान से देखोगे तो कैसे निकलने वाला है। लेट एल इक्वल टू, अभी जस्ट क्या बताया था मैंने, एक्स इक्वल टू ना, एक्स इक्वल टू एल मॉड आर, वाई इक्वल टू एम मॉड आर और जेड इक्वल टू एन मॉड आर। दिख रहा है आपको? ठीक है। तो अब जरा देखो, अभी मॉड आर इक्वल टू क्या होता, मॉड आर का अगर डेफिनेशन जानोगे तो क्या होगा, ऐसे आर वेक्टर इक्वल टू अभी आपको क्या बताया गया था, एक्स आई प्लस वाई जे और प्लस जेड के कैप। तो इसका मुझे मॉड निकालना है। तो मॉड निकालने के लिए क्या करना होगा, अंडर रूट मुझे निकालना होगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो मॉड आर यहाँ पे रहने दो सेम, और अंडर रूट एक्स की जगह हम लोग क्या रखेंगे बताओ? हाँ, एल मॉड आर और पूरे का होल स्क्वायर। वाई की जगह क्या हो जाएगा, एम मॉड आर और पूरे का होल स्क्वायर। और जेड की जगह क्या रखा, एन मॉड आर और पूरे का होल स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, यहाँ देखो स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड हम लोग स्क्वायरिंग करेंगे यहाँ पे। तो ये हो गया मॉड, ये पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और इधर हो जाएगा एल मॉड आर का होल स्क्वायर, एम, ये हमारा एल स्क्वायर मॉड स्क्वायर, ये स्क्वायर स्क्वायर चला जाएगा, एन स्क्वायर और मॉड आर का होल स्क्वायर। स्क्वायर हटा दो यहाँ से, तो मॉड आर का होल स्क्वायर कितना बचा, एल स्क्वायर एम स्क्वायर और प्लस एन स्क्वायर। ये सब कैंसिल हो गया, एल स्क्वायर एम स्क्वायर और प्लस एन स्क्वायर। यही हमारा आंसर आएगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा है। अब इसका हम लोग यूज पढ़ेंगे और आगे का थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, डायरेक्शन रेशियोज क्या होता है। अब खाली लास्ट वाला आप देख लेना, प्रॉपर्टी ऑफ डायरेक्शन रेशियोज। इसको मैं प्रूफ नहीं करवा रहा हूँ, लेकिन सुन लो, अगर डायरेक्शन कोसाइन रहा और डायरेक्शन रेशियोज रहा तो दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है, एल इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। समझ में आ रहा है बात? ठीक है, तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं एल एम और एन। यहाँ पे सी दिया होगा, ये सी होगा। ठीक है, उसी तरह से अगर मान लो ए और बी दिया हुआ है 2 पॉइंट, तो लाइन ए भी बन जाएगा, ए हो गया बी हो गया। इसका डायरेक्शन रेशियोज निकालना है, डी आर निकालना है। तो दोनों को माइनस कर दो, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1। तो ये हमारा a का काम करेगा, ये वाला b का काम करेगा और ये वाला क्या करेगा, c का काम करेगा।
समझ में आ रही बात? ठीक है, तो ये वाला काम करने वाला है, तो इसको ध्यान से रखिएगा, ये सब चीज का भी तुरंत जरूरत पड़ने वाला है। अगर डायरेक्शन रेशियो रहा तो डायरेक्शन कोसाइन निकल सकता है, a बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, ऐसे करके, तो इस दोनों के बीच में रिलेशन आपको समझना है, डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन के बीच का रिलेशन आपको बहुत अच्छी तरह से समझना है। फॉर्मूला बढ़िया से एक साथ देख लीजिए, अब कोई भी फॉर्मूला कहीं भी यूज हो सकता है, इसलिए बढ़िया से देखते जाइए सब, कैसे हम लोग इसको यूज करेंगे। देखो आइए, अब कुछ क्वेश्चंस की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए, जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, इसको देखो, फटाफट लिखो तो इसको, ये क्वेश्चन लिखिए, इसको लिखिए, समझिए कैसे क्वेश्चन बनेगा वो बता रहा हूँ मैं, जो इन्फॉर्मेशन पढ़ाया गया है। देखिए ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन कैसे बन रहा है कि अ वेक्टर ओपी इज इंक्लाइंड टू ओ एक्स। अच्छा, जब भी कोई वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ इंक्लाइंड रहता है तो उसका नाम क्या रखते हैं बताओ? अल्फा। ये 45 डिग्री हो गया। अगर वाई एक्सिस के साथ तो क्या होता है बताओ? बीटा 60 डिग्री। और ये हो गया गामा, गामा मेरे को नहीं पता है। ठीक है, तो इधर कॉस लगा दो जी, तो कॉस अल्फा ये हो गया कॉस 45, तो आ जाएगा 1/√2। ठीक है, रितिका बताओ कॉस बीटा कॉस 60, कॉस बीटा का नाम क्या रखते हैं? रितिका बताओ। सर एम। इसे हम कहते हैं एम। तो कॉस 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ? रूट ना 1/2, इसका होता है 1/2। और कॉस गामा मुझे नहीं पता है, इक्वल टू व्हाट? एल एम, और हमने कितना लिखा बताओ? एल एम, और मैंने क्या कर दिया यहाँ पे? एन, एन इक्वल टू व्हाट? ठीक है, तो करना क्या बताओ? एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर और प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। अभी जानते हैं कि नहीं? ये फॉर्मूला पढ़ाया हूँ मैं, राज समझ में आ रहा है? तो एल की जगह लिखूंगा 1/√2 पूरे का होल स्क्वायर, एम की जगह 1/2 पूरे का होल स्क्वायर, एन स्क्वायर इक्वल टू 1। यह आ जाएगा 1/2, यह आ जाएगा 1/4 प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। एन स्क्वायर 1 माइनस 1/4 माइनस 1/2। समझ में आ रहा बात? ये देखिए, तो एन स्क्वायर क्या हो गया? नीचे लिखा 4, 4 माइनस 1 माइनस 2, तो एन स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया? 1/4, और एन इक्वल टू प्लस माइनस 1/2 हो गया। बस समझ में आ रहा है? एन इक्वल टू कितना हो रहा है? 1/2। क्लियर हुआ मेरी बात? ठीक है, ध्यान से सुनो, एन इक्वल टू 1/2 वी आर गेटिंग, तो प्लस में भी आ रहा है और माइनस में भी आ रहा है। तो देखिए, तो आप रख लो n इक्वल टू 1/2, और n को हमने क्या नाम रखा था? गामा 1/2, और कॉस गामा एक बार आ रहा है माइनस 1/2। तो गामा कब होता है बताओ? जब 60 डिग्री होता है, और माइनस कब होता है? जब 120 डिग्री होता है। तो कॉस 120 का वैल्यू माइनस 1/2 डिग्री होता है। तो यही हमारा दो एंगल यहाँ पर होगा। ठीक है, तो जेड एक्सेस के साथ कितना एंगल बन रहा है वही आपको कैलकुलेट करना है, और जेड एक्सेस का मतलब क्या होता है? गामा। ठीक है, चलो ठीक है, अब आइए, इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? इफ अ वेक्टर मेक्स एंगल अल्फा बीटा गामा विथ ओ एक्स ओ वाई ओ जेड। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान दो कैसे ये क्वेश्चन बनने वाला है। ये हमारे पास अल्फा बीटा और कितना है? गामा दिख रहा है आपका, है ना? ओ एक्स ओ वाई ओ जेड, प्रूव दैट साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 2। तो हम लोग को क्या करना है? कॉस अल्फा इक्वल टू एल, कॉस बीटा इक्वल टू एम, और कॉस गामा इक्वल टू एल एम और एन मैंने कर लिया। अच्छा, आपको पता है ना कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है।
और एल की जगह वैल्यू पुट कर दो तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा और प्लस वी आर गेटिंग कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा और ये हम लोग का हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा और 1 माइनस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। इन सबको उठा करके उस साइड ले जाओ, ये वाला हो गया, सबको उठा करके उधर ले जाओ, ये कितना हो जाएगा 2 और आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा और प्लस साइन स्क्वायर बीटा और कितना हो गया साइन स्क्वायर गामा। यही हमारा आंसर आ जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 2। यही आंसर है, ठीक है। आंसर सुनो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन थोड़ा ध्यान से सुनो, जितना 5 से 6 पढ़ाया हो ना उसी में से आपका आने वाला है क्या बताओ। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर आर विच इज इक्वली इंक्लाइंड विथ ओ एक्स ओ वाई ओ जेड इफ मॉड आर इज गिवन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ सच वेक्टर। ठीक है, तो इसमें जो भी आपको इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, डायरेक्शन कोसाइन इक्वली इंक्लाइंड विथ, अच्छा इक्वली इंक्लाइंड मतलब क्या हो गया, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, तो क्या हो जाएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा एल इक्वल टू एम इक्वल टू एन। क्लियर है। अच्छा अभी जस्ट फॉर्मूला मैंने आप लोग को पढ़ाया कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा 1 होगा, तो एल की जगह मैं क्या रखूंगा कॉस स्क्वायर, अच्छा 1 तो हो गया ना, लेकिन तीनों तो आपस में इक्वल है, तो एल स्क्वायर प्लस एम, यहां भी एल ही लिख लो, एल का स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा 3l स्क्वायर इक्वल टू 1, एल स्क्वायर इक्वल टू 1/3, एल इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3। बात समझ में आ रहा है, प्लस माइनस 1/√3। ठीक है, इक्वली इंक्लाइंड विथ इतना सारा बोल रहा है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ सच वेक्टर, तो जो L है वही क्या होगा बताओ, तो M और वही क्या होगा N। अच्छा इसका कुछ और भी दिया हुआ है, इसमें क्या दिया हुआ है, मॉड R इज गिवन, बताओ क्या दिया हुआ है, मॉड R इज गिवन। तो इस तरह का कितना सारा वेक्टर हमारा बनने वाला है, कितना सारा वेक्टर हम लोग का यहाँ पे बनने वाला है। ठीक है, तो यहाँ देखो मॉड R तो दिया हुआ है हम लोगों का, यहाँ देखिएगा नाउ, तो वेक्टर निकालने का क्या फॉर्मूला था, आर वेक्टर इक्वल टू क्या पढ़ाया गया था बताओ, तो मॉड आर एल आई कैप एम जे कैप और एन के कैप, मतलब किसी भी आर वेक्टर को निकालने का फॉर्मूला उसके मॉड और डायरेक्शन कोसाइन के टर्म में। तो क्या डायरेक्शन कोसाइन आ गया हम लोगों का, इतना रहने दो, और यहाँ लिखेंगे प्लस माइनस 1/√3i और प्लस माइनस फिर क्या लिखेंगे 1/√3j और प्लस माइनस 1/√3k। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो टोटल मिलाकर के क्या करेंगे, ये मॉड आर हो गया, यहाँ लिखा मैंने प्लस माइनस क्या कर दिया, अब चाहो तो √3 निकाल भी सकते हो या √3 नहीं भी निकाल सकते हो, तो कितने सारे यहाँ पे पॉसिबल हो सकते हैं, यही हमारा बनेगा ना। यहाँ देखो आंसर क्या दिया, प्लस माइनस कैन बी अरेंज एट द 3 प्लेसेस, तो 3 प्लेसेस कहने का मतलब क्या हो गया, एक बार प्लस लेंगे, देखो यहाँ पे 2 तरीके से अरेंज हो सकता है, यहाँ 2 और यहाँ पर भी 2, तो और सबको अरेंज करना कंपलसरी है, तो टोटल तरीका कितना हो सकता है 8। ठीक है, तो 8 ऐसे वे है, मतलब 8 वेक्टर आपको मिल सकता है, समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे कितना है बताओ, टोटल मिलाकर के भी देखोगे तो हमारे पास आर वेक्टर इक्वल टू इतना आ गया है। ठीक है, तो कितना कितना वेक्टर निकाल सकते हैं पहले बताओ, जैसे एक आर मॉडल रहने दो, एक ये प्लस लिया, ये भी प्लस लिया और इसको क्या कर दिया माइनस कर दिया, या इसको प्लस लिया इसको माइनस कर दिया, ये भी प्लस हो गया। जिस तरह से आपको प्रोबेबिलिटी में पढ़ाया गया था ना कि 3 कॉइन को जब टॉस किया जाता है तो कितने प्रोबेबिलिटी आते हैं 8, तो उसी तरह क्या कर लो 4 प्लस ले लो पहले और 4 माइनस, फिर 2 प्लस और 2 माइनस, 2 प्लस 2 माइनस,
और 1 + 1 - 1 + 1 + 1 - 1 + 1 - 1 + 1 माइनस, तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितने बनेंगे? 8 बनेगा। जैसे यहाँ प्लस वाला 2 लेंगे, एक तीनों प्लस ले सकते हैं, 2 + 1 - 1 + 1 - 1 प्लस ले सकते हैं, ऐसे करके ले सकते हैं हम लोग। तो टोटल वेक्टर कितने बनने वाले हैं बताओ? टोटल वेक्टर जो बनेगा आपका इक्वल टू 8। ठीक है, 8 बनने वाला है, यही इसका आंसर आएगा। क्लियर है कशिश? चलो लिखो। देखिए, तो इस क्वेश्चन पे थोड़ा फोकस करो। अब एक क्वेश्चन और है, द प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस आर 6 - 3 and 2। ये सब क्या दिया हुआ है बताओ? तो प्रोजेक्शन दिया हुआ है ना, ये सब प्रोजेक्शन दिया हुआ है। यहां लिख लो प्रोजेक्शन ऑफ आर वेक्टर ऑन एक्सेस। एक्सेस पे प्रोजेक्शन क्या क्या है? तो 6 है, -3 है, और कितना दिया हुआ है? 2। तो इसी को हम क्या कहेंगे? एक्स। ये एल मॉड आर, वाई इक्वल टू एम मॉड आर, और जेड इक्वल टू कितना है? एन मॉड आर दिया हुआ है। तो एक्स इक्वल टू कितना वैल्यू रखे हैं? 6 एल मॉड आर, वाई इक्वल टू -3, ये हो गया एम मॉड आर, और जेड इक्वल टू 2 एन मॉड आर हो गया। समझ में आई बात? ये इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2, ये हो गया इक्वेशन 3। क्लियर है? अब क्या करो, इसका स्क्वायर करो। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और प्लस कितना है? 3 का स्क्वायर। तो ये हो गया 36, इसका क्या कितना? 9, और प्लस कितना हो गया? 4, और इधर स्क्वायर कर लो तो एल स्क्वायर प्लस मॉड आर स्क्वायर एम स्क्वायर, ये हो गया मॉड आर स्क्वायर एन स्क्वायर मॉड आर स्क्वायर। समझ में आ रही बात? ये कितना हो गया? 49 मॉड आर स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर और प्लस एन स्क्वायर। तो 49 इक्वल टू कितना हो गया? मॉड आर स्क्वायर इंटू 1। तो मॉड आर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 9। दिख रहा है? ये कितना हो जाएगा? अच्छा सॉरी 7। मॉड आर का वैल्यू 7 हो गया। अच्छा, जब 7 निकल गया तो अब यहाँ से हम लोग क्या क्या, अच्छा इसमें क्वेश्चन में क्या कहा था बताओ? फाइंड इट्स लेंथ एंड डायरेक्शन कोसाइन। तो लेंथ तो निकल गया, अब डायरेक्शन कोसाइन भी कहाँ से निकल जाएगा? इक्वेशन 1 में पुट कर दो, इक्वेशन 2 में। तो पुट मॉड आर इन इक्वेशन, लिख दो 1, 2 एंड 3 में। 3 में पुट कर दो। तो 6 इक्वल टू एल, मॉड आर की जगह 7, तो एल इक्वल टू 6/7, और उसी तरह से -3 इक्वल टू एम इंटू 7, एम इक्वल टू -3/7, और इसमें क्या हो गया? 2 इक्वल टू एन और इंटू 7, तो एन इक्वल टू कितना हो गया? 2/7। ठीक है, तो हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन भी है, डायरेक्शन रेशियोज भी है, सब आ गया। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन आओ। इसको लिखो, जल्दी करो। इसमें थोड़ा डायरेक्शन रेशियोज का यूज होगा। अभी तो कोसाइन यूज हुआ है, अब रेशियोज कैसे बनेंगे उसका यूज करेंगे अभी हम लोग। ठीक है, चलो ध्यान से देखो। अब क्वेश्चन क्या है? फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट। इस बार 2 पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है। तो हमने पढ़ाया था ना कि 2 पॉइंट को ज्वाइन करने से डायरेक्शन रेशियोज पहले कैसे निकलता है। तो ए कैसे निकलेगा बताओ? x2 माइनस x1, तो -1 -1, ए का वैल्यू कितना हो गया? -2। और बी कैसे निकलेगा बताओ? -2 - 2, तो बी का वैल्यू -4। और हमारा जो सी हो गया 1 -3, सी इक्वल टू कितना हो गया? 4। क्लियर है सबको? सी का वैल्यू देखोगे 4 आ गया। तो ये तो हमारा डायरेक्शन रेशियोज निकला है। मुझे क्या निकालना है? डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। तो अभी पढ़ाया था ना, एल इक्वल टू प्लस माइनस
ए बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो एल इक्वल टू प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई अंडर रूट -2 का होल स्क्वायर -4 का होल स्क्वायर और +4 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये देख लो। तो टोटल मिलाकर के एल इक्वल टू कितना हो गया बताओ, प्लस माइनस -2 बाई अंडर रूट कितना हो गया, ये चीज है, ये हो गया 4 16 और प्लस कितना 16। तो एल इक्वल टू प्लस माइनस 2 और डिवाइडेड बाई सब मिला करके कितना हो गया 36। 36 का कितना होना है 6 आ गया, काट छाट लो, आ जाएगा प्लस माइनस 1/-3। दिख रहा है कितना आना बताओ, -1/3। और देखो जब कुछ भी नहीं दिया हुआ है या तो प्लस माइनस दोनों लेकर के चलो, नहीं तो बाय डिफॉल्ट आप क्या लेकर के चल सकते हो, सिर्फ पॉजिटिव वाला पार्ट लेकर के चल सकते हैं हम लोग। तो पॉजिटिव पार्ट एक ही लेकर के चलो, पॉजिटिव पार्ट। तो एल इक्वल टू कितना लेकर चलेंगे बताओ, -1/3। उसी तरह से m निकल जाएगा, m कितना होगा जी -4/3 और n कितना होगा 4/3। ठीक है, होता है ना b बाई, हाँ बोलो बोलो, n इक्वल टू तो l का वैल्यू कितना था -1/3 और m का वैल्यू कितना था, अच्छा वो कटेगा ना, वो सुनो यहाँ तो ये कट करके कितना था बताओ, 4 रखाएगा ना, ये तो -4/6 होगा, तो कट करके कितना आ जाएगा -2/3 और n का वैल्यू कितना होना है 4/6 मतलब 2/3 आ जाएगा। यही हो गया, तो पता चला। दोनों दोनों ले सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट जब कुछ नहीं दिया रहता है तो प्लस पॉजिटिव ही लेके चलते हैं, सिर्फ एक ही लेकर के चलेंगे हम लोग। ठीक है, ऐसे। तो यही हमारा पूरा का पूरा डायरेक्शन कोसाइन निकालने का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अगर डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है तो दोनों के बीच में क्या कोरिलेशन है वो मैंने आपको बता दिया, इस तरह से हम लोग प्रोसीड करेंगे यहाँ पर। ठीक है, एक बार और देखते हैं। ये देखो, फाइंड द एंगल एट विच द वेक्टर 2i minus j cap plus 2 cap is inclined to each of the coordinate axis। ठीक है, each of the coordinate axis पर inclined, यहाँ देखिएगा find the angle at which 2i minus j plus 2k is inclined to each of the coordinate axis। अब जैसे ये कोई एक r वेक्टर है, मान लो 2i minus j plus 2k, अब इसका एंगल निकालना। अच्छा एंगल कहाँ पे मिलता है बताओ, कॉस के साथ, बस समझ रहा है, लेकिन यहाँ कोसाइन तो भी दिख नहीं रहा है। तो जो सिर्फ ऐसे वेक्टर लिखा रहता है ये ए कहलाता है, ये वाला ए पोर्शन, मतलब a इक्वल टू 2, b इक्वल टू -1, c इक्वल टू कितना हो गया 2 हो गया आपका। तो l का वैल्यू कितना होगा a बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। पहले l निकाल लो, मैं एक बता देता हूँ, बाद बाकी अपना निकाल लीजिएगा। तो क्या होगा बताओ, 2 बाई अंडर रूट 2 स्क्वायर -1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर। तो l इक्वल टू कितना होगा 2/3 आ जाएगा कि नहीं, 2/3 आ जाएगा। और इसका नाम क्या रखूं मैं, cos अल्फा 2/3। तो क्या cos अल्फा का वैल्यू 2/3 किसी एंगल पे जानते हो, नहीं, तो अल्फा का वैल्यू कितना होगा cos इनवर्स 2/3। यही एक एंगल निकल गया। उसी तरह क्या निकलेगा cos बीटा और cos गामा। तो ये तो L हो गया। B का वैल्यू फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी M का फॉर्मूला b बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, तो इसी तरह से सारा एंगल निकल जाएगा। जब भी अगर एंगल पूछेगा तो आप डायरेक्शन कोसाइन को वहां पे इन्वॉल्व करोगे। ठीक है।